हेलो दोस्तों, यस फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत मानव रोग के चैप्टर से है, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट एग्ज़ाम में दोस्तों इस चैप्टर से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव रोग के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को इसमें हम सब विस्तार पूर्वक विस्तृत व्याख्या के साथ कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा विथ पीडीएफ के साथ। आज का वीडियो जो हम सब कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम सब समझते हैं कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रोग किस कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, इस पर आज हम सब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब समझते हैं कि मानव रोग को कितने भागों में बांटा जाता है। मानव रोग को दो भागों में हम सब बांटते हैं। एक होता है आपका अनुवांशिक रोग, एक होता है अर्जित रोग। अनुवांशिक रोग वह रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे रोग को हम सब अनुवांशिक रोग कहते हैं, जिसे जेनेटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। यह रोग जन्मजात होता है दोस्तों। जो अनुवांशिक रोग है आपका, यह रोग जन्मजात होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जिसे जो मम्मी पापा का रोग है वह बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर जो दादा का रोग है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से रोगों का इसमें स्थानांतरण होता है। ऐसे रोगों को हम सब अनुवांशिक रोग कहते हैं। फिर हम सब समझते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग के अंतर्गत आपके कौन कौन से रोग आएंगे उसको हम सब यहाँ पे कवर करते हैं। अर्जित रोग को हम सब दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका संक्रामक रोग और एक होता है आपका असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे इस पे हम सब कवर करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि संक्रामक रोग कहते किसे हैं। जो रोग किसी जीवाणु विषाणु के माध्यम से फैलते हैं वह आपके संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। जो रोग जीवाणु विषाणु के द्वारा फैलते हैं वैसे रोग को हम सब संक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जैसे यह रोग दोस्तों दूषित पानी, दूषित खाना है, यही सब के माध्यम से ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका संक्रामक रोग। और जो असंक्रामक रोग है दोस्तों, जो ऐसे रोग जो किसी की कमी से हो, जैसे विटामिन की कमी से कोई रोग हो गया, प्रोटीन की कमी से रोग हो गया, मतलब ऐसे रोग जो किसी न किसी की कमी से होते हैं, ऐसे रोग को हम सब असंक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं। अब संक्रामक रोग की जो लिस्ट है इसको समझते हैं। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज, विषाणु जनित रोग दोस्तों जिसे हम वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, फिर आपका कवक जनित रोग है। यह लिस्ट आपका होगा संक्रामक रोग के अंतर्गत। जो असंक्रामक रोग के अंतर्गत है वह कैंसर हो गया, आपका मिर्गी हो गया, मधुमेह हो गया, स्कर्वी हो गया, और विटामिन से जितने भी कमी के रोग से, विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं वह आपके असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। ये अभी हम सब दोस्तों रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। हम आज इसमें यही सब कवर करेंगे। अब हम सब सबसे पहले समझते हैं अनुवांशिक रोग। अब अनुवांशिक रोग कहते किसे हैं, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं रोग को इसमें लिए हैं। रोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी को इसमें हम सब विस्तारपूर्वक कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके इसमें इतना डीपली नहीं पूछता इसमें। इसलिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं रोगों को हम सब इसमें लिए हैं। पर जो पहला रोग है दोस्तों आपका कलर ब्लाइंडनेस, वारांधता या फिर रंगहीनता। यह रोग दोस्तों वारांधता रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल, हरा और नीला रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कौन कौन से दोस्तों, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है।
इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं। यह रोग होता किसको है दोस्तों? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वह होता किसको है। यह रोग सिर्फ पुरुषों को होता है दोस्तों, और यहाँ पे स्त्री केवल वाहक का काम करती हैं। अब वाहक का मतलब स्त्रियों द्वारा फैलता है, लेकिन स्त्रियों को होता नहीं है, होता है यह पुरुषों को, और वाहक इसके कौन है? स्त्री हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम सब बात करें तो जैसे आपके आर्मी में हो गया, इसकी जांच अच्छे से होती है। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपको आर्मी में नहीं लेंगे। रेलवे में हो गया, तो ऐसे एग्ज़ामों में, ऐसे वैकेंसी में आपको अगर यह रोग रहता है तो उसमें नहीं लिया जाता है। अब दूसरा जो रोग है आपका, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कलर ब्लाइंडनेस होने से किस तरीके से कलर का प्रभाव पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर जो दूसरा रोग है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे भी आपका कहीं चोट लग गया, चोट लगने के बाद जो ब्लड निकलता है उसका जो है थक्का नहीं बनता, इसको हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ये भी आपका जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। इसका भी वाहक, हीमोफीलिया रोग के वाहक ही स्त्रियां हैं। और जो अब यहाँ से हम सब अर्जित रोग को शुरू करते हैं। आपका जो जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही हैं, और हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए हम इस पर इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे शुरू करते हैं अर्जित रोग। अगर इसके अंदर का हम सब बात करें तो एक टैंडम सिंड्रोम के नाम से है, वह भी आपका अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से और भी रोग हैं। अब हम सब यहाँ पे शुरू करते हैं अर्जित रोग। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। अब अर्जित रोग के अंतर्गत हम सब देखें तो पहला आपका है संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग में हम सब देखते हैं जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज। यह रोग दोस्तों दूषित भोजन, दूषित जल या गंदगी के द्वारा जो रोग फैलता है उसे हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो रोग दूषित जल द्वारा फैले, गंदगी द्वारा फैले, दूषित भोजन द्वारा फैले, इसे हम जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आएंगे उस पर हम सब चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम सब ट्रिक के जरिए समझने का प्रयास करते हैं और क्लियर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज। ट्रिक आपका है पंडित का टीका नींव है टीबी, पंडित का टीका नींव है टीबी। यह तक हो जाए ट समझिए आप। अब आपका प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिप्थीरिया, ट से हो गया टाइफाइड, और क से हो गया काली खांसी, ट से हो गया टिटनेस, क से हो गया कुष्ठ रोग, और नी से हो गया निमोनिया, और ह से आपका हैजा आ जाएगा। टीबी एक प्रकार का रोग है ये आपका ट्रिक हो गया। अब हम यहाँ पे इतने जो रोग हैं इस पे हम सब चर्चा करते हैं। सभी रोग को हम सब बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं रोगों से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपका प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, और हैजा हो गया, और क्षय रोग हो गया। यह रोग दोस्तों आपका जीवाणु जनित रोग हैं। पहले आप इसको ध्यान नोट कर लीजिए कि यह रोग आपके जीवाणु जनित रोग हैं जिसे हम बैक्टीरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम सब प्लेग को समझते हैं। प्लेग कहते किसे हैं? इसका अन्य नाम दोस्तों काली मौत के नाम से भी जानते हैं प्लेग को। यह एक छुआछूत की बीमारी है। इसमें तेज बुखार होता है। किसमें दोस्तों? प्लेग में। यह रोग चूहों द्वारा फैलता है। चूहा कोई चीज़ खाया, कुतर दिया, फिर आपने गलती से उसे खा लिया, तो आप में यह रोग होने का चांस रहता है। कौन सा रोग दोस्तों? प्लेग। बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किस जीवाणु द्वारा फैलता है दोस्तों? बेसिलस पेस्टिस जीवाणु द्वारा यह रोग फैलता है। इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों, सबसे पहले इसका अन्य नाम क्या है? काली मौत है। यह छुआछूत द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार होता है। इसका जो है वाहक का काम कौन करता है? चूहा करता है।
यही आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा यही पूछता है कि प्लेग किसके द्वारा फैलता है, चूहा, बिल्ली, यही सब ऑप्शन दे देगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यह चूहा द्वारा फैलता है प्लेग रोग। फिर जो दूसरा रोग आता है आपका डिप्थीरिया। अगर हम सब डिप्थीरिया की बात करें तो दोस्तों डिप्थीरिया के कारण गला खराब, बुखार, ग्रंथियों में सूजन और कमजोरी आदि समस्या होती है। किस कारण दोस्तों? डिप्थीरिया द्वारा। यह अधिकांशतः संक्रमित दूध से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? यह ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित दूध होता है उसके द्वारा यह रोग फैलता है। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, वही कह रहे हैं ग्रंथि। इस रोग में दोस्तों ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जो आपके जबड़े में जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें सूजन आ जाती है डिप्थीरिया रोग में, और गला खराब हो जाता है, खराश हो जाता है, इस तरीके से समस्या होती है। फिर जो आपका अगला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड को दोस्तों हम सब मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सब मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। यह रोग दोस्तों आपका दूषित जल, दूषित भोजन द्वारा फैलता है। जो टाइफाइड रोग है वह है आपका दूषित जल, दूषित भोजन द्वारा फैलता है। इसकी जांच के लिए बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि बिडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है, बिडाल टेस्ट किस रोग को जांच करने में किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए टाइफाइड में, टाइफाइड की जांच किससे की जाती है? बिडाल टेस्ट के द्वारा। फिर अगला आपका है काली खांसी। काली खांसी जिसे पर्टुसिस के नाम से जानते हैं, इसका जो अन्य नाम है दोस्तों पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्रमण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों? जिसे काली खांसी हो जाता है इससे हमारा सबका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। फिर आपका अगला है टिटनेस। यह रोग बैसिलस टनी नामक जीवाणु से फैलता है। इसे गला बंद बीमारी के नाम से भी जानते हैं। किस बीमारी को? टिटनेस को। टिटनेस को गला बंद बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जबड़ा जाम हो जाता है। टिटनेस होने के बाद दोस्तों आपका जबड़ा जाम हो जाता है। इसे हम गला बंद बीमारी के भी नाम से जानते हैं। और ये टिटनेस दोस्तों जो फैलता है आपका बैसिलस टिटनेस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला जो आपका रोग है कुष्ठ रोग, जिसे हम कोड्स के नाम से भी जानते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लाइफे नामक बैक्टीरिया के चलते होते हैं। त्वचा में चकत्ते, छाले, फफोले, रंग उड़ना या लालपन होना। आप चित्र में देख रहे होंगे, एक कोड के नाम से जाना जाता है। आपके शरीर में जगह जगह वाइट चकत्ते पड़ जाएंगे या फिर रेड कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे। यह आपका इस तरीके से होता है। एक चीज़ इसमें और आप ध्यान दीजिए, जितने भी आपके यह रोग है, यह रोग इलाज जो है अभी तक संभव नहीं पाया। परमानेंट इसका इलाज नहीं है कि आप यह दवाई कर लीजिए इससे यह बीमारी सही हो जाएगा। इसलिए यह रोग जो है बहुत ही नुकसानदायक है। यहाँ पे हम समझते हैं एक टीका है DPT। हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाता है। यह किस में दिया जाता है, किस रोग में दिया जाता है? ऑप्शन है, यह 3 बीमारियों में दिया जाता है। डी का मतलब होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में जैसे कि अभी ऊपर हमने चर्चा किया है। एक हो गया आपका काली खांसी और एक हो गया आपका टिटनेस। इन 3 बीमारियों में दोस्तों आपका दिया जाता है DPT टीका। फिर हम समझते हैं निमोनिया जो होता है आपका, करें इसमें खांसी बुखार आता है। निमोनिया में दोस्तों खांसी आता है और बुखार आता है।
इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया से? आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया होने के बाद सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यह रोग दोस्तों 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 उम्र से अधिक उम्र के लोगों को यह बीमारी होती है। और क्यों होती है 2 वर्ष से कम और 65 उम्र से अधिक लोगों की? क्योंकि इनके अंतर्गत जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वह कम होती है। छोटा बच्चा रहेगा उसके अंदर कम हो रहेगी, और जो 65 साल से ऊपर हो जाते हैं उनके अंदर भी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन्हीं में यह रोग होने का ज़्यादा चांस रहता है, निमोनिया। फिर हम सब समझते हैं हैजा। हैजा घरेलू मक्खियों द्वारा फैलता है। ये एग्जाम में वह काफ़ी बार पूछता है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हैजा जो है आपका मक्खियों द्वारा फैलता है। यह दूषित जल एवं भोजन द्वारा फैलता है। अभी जो दूषित जल है उसका आप सेवन करेंगे या फिर दूषित भोजन है उसका आप सेवन करेंगे, उसके द्वारा यह हैजा फैलता है। कोई मक्खी है, भोजन में बैठ गई, अपने भोजन को ग्रहण कर लिया, फिर इस तरीके से करने से यह हैजा होने का चांस रहता है। यह ब्रिवियो कॉलर नाम से जीवाणु के कारण होता है। इसमें उल्टी, दस्त एवं बुखार होता है। इसमें हैजा होने पर दोस्तों उल्टी होगा, दस्त होगा और बुखार होता है। अब यहाँ पे हम सब देखते हैं यहाँ पे क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह वायु द्वारा फैलता है दोस्तों। किसके द्वारा? वायु द्वारा फैलता है। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन से अंग दोस्तों प्रभावित होते हैं? आप यह जरूर ध्यान दीजिएगा किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है और यह रोग किस कारण होता है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फेफड़े प्रभावित होते हैं। टीबी बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। टीबी का रोग जो होता है दोस्तों, वे जिसको टीबी हुआ रहे उसके सामने आप खड़े हो जाएं, अगर वो उसे खांसी आ गई, उसका रोग आपके अंतर्गत अंदर आ सकता है। इससे खांसी कई बार इसमें जो खांसी आती है कई बार खून की भी खांसी आने लगती है। इसमें वजन कम हो जाता है, रात को पसीना आना, बुखार होता है। इस तरीके से इसके लक्षण हैं। करें टीबी में BCG नामक टीका दिया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपका टीबी में जो टीका दिया जाता है उसका नाम BCG है। अभी हमने यहाँ पे दोस्तों जो आपके जीवाणु जनित रोग थे, बैक्टीरिया डिजीज थी, उसको यहाँ पे कवर किया। अब हम सब जो आपका सेकंड था विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज, अभी हम सब उस टॉपिक को कवर किया है जो टॉपिक आपके बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उसको कवर किया। जो आपके प्रमुख रोग थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उसको कवर किया। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो रोग वायरस से होते हैं उसको। पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज। वायरस के पास प्रोटीन और आनुवंशिक प्रदेश जेनेटिक होता है। जो वायरस होता है दोस्तों उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्रोटीन होता है और आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ में दोस्तों जैसे जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपका DNA होता है और RNA होता है। किसके पास? वायरस के पास। कह रहे हैं कि एक बार में एक वायरस के पास या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार में वायरस के पास या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों का एक साथ तो नहीं हो सकता। कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल DNA, तो कुछ का RNA होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है दोस्तों, कुछ का DNA होता है और कुछ का RNA होता है। जो मानव में रोग होता है
उनका ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा, जो आदमी में रोग होता है दोस्तों उसमें ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। कुछ में आरएनए होता है। आरएनए में दोस्तों जो रोग आरएनए, जिस रोग में आरएनए का और सिम्टम्स होता है वह रोग बहुत ही खतरनाक होता है, उसका इलाज संभव नहीं रहता जल्दी। इसे एड्स रोग का जेनेटिक मटेरियल का होता है, आरएनए होता है। ज़्यादातर मनुष्य में जो रोग होता है वह आपका डीएनए ही उसमें रहता है, लेकिन आपका जो एड्स रोग होता है उसमें आरएनए होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और पेड़ पौधे में दोस्तों उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जो वायरस होता है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको हम समझते हैं। करें कि जब वे शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर आते ही वह सजीव हो जाते हैं। जैसे अभी आपका कोविड आया था दोस्तों, तो कोविड का जो वायरस था अगर वो बाहर है तो निर्जीव रहता था, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश होता था वह सजीव हो जाता था। इसलिए आप समझिए कि जो वायरस सजीव और निर्जीव की कड़ी होती है वह आपका वायरस होता है, विषाणु होते हैं। अब यहाँ पे हम सब कुछ रोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके विषाणु जनित वायरस डिजीज हैं। सबसे पहले हम सब एड्स को समझते हैं। यह रोग वायरस का नाम HIV है। यह रोग वायरस का नाम क्या है दोस्तों, HIV है। जो यह रोग है, एड्स रोग है, इस वायरस का क्या नाम है, HIV है। HIV का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रोग होने के बाद वजन में कमी आती है, बुखार या रात को पसीना, थकान होना शामिल होता है। यह हमारे शरीर में WBC को ख़त्म करता है। क्या करता है दोस्तों, यह रोग जो एड्स रोग है वह हमारे शरीर को WBC को ख़त्म करता है। WBC में जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है उन्हें नष्ट करता है। आपके WBC में जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है उन्हें नष्ट करता है। यहाँ पे हम ऐसे सेट किए हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को लेकर सेट किए हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ जाए कि जो हमारा जो यह रोग होता है उसे समस्या कहाँ बनती है, कहाँ पे समस्या होती है, जो यह रोग ठीक नहीं हो पाता। उसे लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है उसे नष्ट करता है। अब जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है उसका क्या कार्य होता है उसको हम समझते हैं। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी को बनाना। किसको बनाना दोस्तों, जो लिम्फोसाइट का काम है दोस्तों यहाँ पे, उसका काम होता है एंटीबॉडी को बनाना। अब एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, सैनिक है। जो एंटीबॉडी है क्या है दोस्तों, वह एक प्रकार का सैनिक है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता है और हमारे ऊपर बहुत सारी बीमारियां अटैक कर देती हैं। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो एड्स रोग होता है एक्चुअल में वहाँ पर समस्या क्या होती है, वो नष्ट करता है WBC में जो लिम्फोसाइट होता है उसको नष्ट करता है। और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडी को बनाना। जब आपका लिम्फोसाइट ही खत्म होने लगेगा तो एंटीबॉडी बन नहीं पाएगी। और एंटीबॉडी का काम होता है दोस्तों, यह प्रकार का सैनिक होता है आपके शरीर में, शरीर की रक्षा करता है। आपका प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है उसको मजबूत करता है। जब WBC ही नहीं बन पाएगा, जो अब WBC में लिम्फोसाइट है वही नहीं बन पाएगा, तो आगे की प्रक्रिया रुक जाती है। इसीलिए इसका इलाज नहीं हो पाता और आदमी की इसमें मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसकी जांच के लिए क्या होता है, इसकी जांच दोस्तों एलिसा टेस्ट के नाम से होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है लेकिन
एड्स पॉजिटिव है ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी को HIV पॉजिटिव हो गया है वह एड्स पॉजिटिव भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो एड्स होता है, जो एड्स का वायरस होता है, जो अंदर जाता है, शरीर के अंदर घुसता है, तो वह कई साल लगा देता है WBC को नष्ट करने में। ऐसा नहीं कोई HIV पॉजिटिव हो गया और तुरंत एड्स पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत देर में काम करता है, WBC बहुत लेट नष्ट होता है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो वह एड्स से पॉजिटिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वह आगे आने वाले समय में हो सकता है, इसका चांस है। अगला हम समझते हैं चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स, और एक होता है आपका चिकन पॉक्स, जो छोटी माता के नाम से जानते हैं। यह एक संक्रमण रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? संक्रमण रोग है। यह रोग होने के बाद शरीर में दाने निकलता है और बुखार होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, इस तरीके से समस्या होती है। गांव में इसको इसके एक माता के रूप में मानते हैं और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको अलग, जिसको हो जाता है उसे अलग रखने का प्रयास करते हैं और उसे पूजा वूजा करके इसको सही करते हैं। यह गांव की मान्यता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में है, इसको आप समझिए कि यह रोग होने के बाद शरीर में दाने निकलते हैं और बुखार होता है। यह एक संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है, वायरस डिजीज के अंतर्गत आता है। फिर अगला जो आपका आता है डेंगू। अगर हम सब डेंगू की बात करें तो यह एक विषाणु जनित वायरस डिजीज है। यह रोग इंडीज महिला, कौन सा मच्छर है दोस्तों? इंडीज महिला मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग होने पर प्लेटलेट्स की कमी आती है। डेंगू होने पर दोस्तों किस चीज़ की कमी आती है? डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की कमी होती है। यह रोग होने पर तेज बुखार, थकावट लगना, आँख नाक से खून आने लगता है। जब आपका प्लेटलेट्स अगर डाउन होता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपका जो ब्लड होता है जगह जगह से निकलने लगता है। अभी आप जब ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसा नहीं, कभी 10, 20, 50 हज़ार कम होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा कम हो जाता है तो आपका ब्लड जो आँखों से, नाकों से, मुँहों से निकलने शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट आपका है खसरा। अब खसरा को हम सब समझते हैं। यह रोग मोरबोली विषाणु द्वारा फैलता है। किस विषाणु द्वारा दोस्तों? मोरबोली विषाणु द्वारा फैलता है। यह रोग खांसी या छींक के साथ निकलकर हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है। किससे? जब हम सब खांसी आता है, छींक मारते हैं, उससे जो हवा निकलती है उसके बूंदों से फैलता है। यह रोग में खांसी, नाक का बहना, आँखों में जलन, गले में खराश, बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं। किस रोग में? खसरा रोग में। जो आपका अगला टॉपिक पॉइंट है, इसको समझते हैं रेबीज, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यह रेबीज नामक विषाणु द्वारा होता है। किस विषाणु द्वारा दोस्तों? रेबीज नामक विषाणु द्वारा होता है। एक जानलेवा वायरस है। यह कैसा वायरस है? जानलेवा वायरस है, जो संक्रमित पशुओं के लार से मनुष्य में फैलता है। जो संक्रमित पशु होते हैं, बीमार पशु होते हैं, उससे जो है मनुष्य में फैलता है। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, चमगादड़ के काटने से होता है, क्योंकि जो आपका रेबीज विषाणु है वह इन्हीं में पाया जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी कुत्ता काट ले आपका रेबीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुत्तों में पाया जाता है, इसीलिए काटने से होता है। इसलिए कुत्ते को कोई भी आपका कुत्ता काट रहा है, इसका आपका तुरंत इंजेक्शन लीजिए। और लक्षण इसे अगर हम सब बात करें तो बुखार, सिर दर्द, अतिरिक्त लार बहना, मांसपेशियाँ ऐंठन, पक्षघात, मानसिक भ्रम, पागलपन। यह रोग होने पर आप ऐसा समझिए कि आदमी पागलपन हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, जैसे कुत्ता उत्तों का निकलता है, उस तरीके से एकदम कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है बच्चा, वो जिसको यह रोग हो जाता है, रेबीज। अगला जो है पीलिया है। यह बीमारी दूषित जल द्वारा होता है। कौन सा रोग दोस्तों? पीलिया। यह रोग होने से यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। लक्षणों की अगर हमसे बात करें तो त्वचा का पीला होना, आँख का सफ़ेद होना, यह शामिल है।
पीलिया में। अगला है दोस्तों पोलियो। पोलियो की अगर हम सब बात करें तो यह रोग दूषित जल द्वारा होता है, दूषित भोजन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का आरएनए है, आरएनए वायरस द्वारा फैलता है। एक आपका रोग हो गया एड्स जो कि आरएनए के वायरस के द्वारा फैलता था, एक आपका हो गया पोलियो। अब आरएनए में आपने देखा कि आरएनए रोग जिस आरएनए के कारण जो आरएनए वायरस के कारण जो रोग होता है उसका इलाज वह लाइलाज होता है, उसका इलाज संभव नहीं होता जल्दी। तो आपने एड्स का देखा था, एड्स का इलाज संभव नहीं था, उसमें आपका जो एंटीबॉडी हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में हम समझते हैं यह रोग जिस अंग में होता है वह अंग जिंदगी भर के लिए कमज़ोर हो जाता है, जिसे हम पोलियो के नाम से जानते हैं। कहीं पोलियो मार देगा तो फिर बच्चा का उसमें ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता है, फिर उसे झुंझुनाहट होती है, कोई उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करिए जिस अंग में पोलियो मार देता है ऐसे टेढ़ हो जाता है, इस तरीके से कमज़ोर हो जाता है। यह एक लाइलाज बीमारी है आपका पोलियो। फिर हम समझते हैं गलसूहा। यह बीमारी दूषित जल द्वारा होती है। यह रोग में लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, दूषित जल से होता है आपका गलसूहा। जो आपका चित्र में देख रहे हो इसमें जो आपकी लार ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन आ जाता है आपके गलसूहा। आपका जो बगल का साइड का लार ग्रंथि है तो फेस आपका फूक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो यह जो है आपका दूषित जल द्वारा यह रोग फैलता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 3 ही पूछता है, दे देगा मिलाने के लिए, या फिर पूछ लेगा कौन सा सही है। ऑप्शन देख दे, मच्छर से जो रोग होता है। यह टॉपिक आपका सीटेट में पूछता है, सीटेट में हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, और आपका यूपी टेट में भी पूछता है कि मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मस्तिष्क ज्वर रोग होता है, और मक्खी से हैजा हो गया और आपका पेचिश हो गया। यह रोग आपका मक्खी से फैलते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों कवर किया संक्रामक रोगों के अंतर्गत। अब हम सब शुरू करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। अब प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं, जो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वह आपका वायरस डिजीज था और आपका बैक्टीरिया डिजीज था। इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है। अब प्रोटोजोआ से भी हम समझ लेते हैं। इसमें हम सब पहला को कवर करेंगे पायरिया। यह एक एंटी अमीबा जिंजुइलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है और दांतों के जड़ों से घाव हो जाता है, ब्लीडिंग आने लगती है। दांतों के जो जड़ होते हैं उससे हल्का हल्का ब्लीडिंग आने लगती है, जो पायरिया होता है, और इससे पायरिया होने से मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगता है। यह रोग आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर आपका है कालाजार। यह रोग में प्लीहा प्रभावित होता है। इस रोग से दोस्तों आपका कालाजार जब रोग हो जाता है, इससे आपका प्लीहा प्रभावित होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है। कालाजार में दोस्तों तेज बुखार होता है। इस रोग के वाहक बालू मक्खी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम समझते हैं अगला टॉपिक आपका मलेरिया। मलेरिया जो एक यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया किस कारण फैलता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है कि या फिर आपका विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है। तो आप समझिए कि मलेरिया जो होता है आपका वह प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसमें कपकपी के साथ बुखार और पसीने होता है। यह मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। कौन सा दोस्तों? मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। इसके इलाज के लिए कुनैन की दवाई दी जाती है। जो मलेरिया है इसके इलाज के लिए आपका कुनैन की दवाई दी जाती है। कुनैन जो हो प्राप्त होता है किससे दोस्तों? सिनकोना छाल से प्राप्त होता है। अगला आपका है पेचिस। यह रोग मक्खी द्वारा फैलता है।
पेचिश सबसे ज़्यादा शिगेला बैक्टीरिया, शिगोलिस या अमीबा के कारण होता है। पेचिश अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है। इसमें उल्टी दस्त होती है। क्या होती है दोस्तों? उल्टी दस्त होती है। यहाँ पे जो हम सबको बीमारी से अगर बचना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप दूषित पानी से बचिए और दूषित भोजन से बचिए, क्योंकि जो ज़्यादा रोग होते हैं वो आपका पानी से ही और भोजन से ही होते हैं। आप दूषित पानी पिएंगे तब ज़्यादा रोग होने का चांस है, और दूषित भोजन करेंगे उससे आपका रोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हम सबको हर समय इससे बचना चाहिए कि दूषित पानी ना पिएं और दूषित भोजन ना करें। फिर अगला आपका आता है कवक जनित रोग, फफूंद जनित रोग या फिर कवक फंगाइज डिजीज। इसके अंतर्गत जो आपका रोग आता है गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट, यह सारे रोग आपके कवक जनित रोग होते हैं। गंजापन आप समझ ही रहे होंगे कि बाढ़ का झरना, गंजापन हो गया, दमा हो गया, सांस का फूलना, या आपका दमा हो गया, दाद हो गया, चित्र में आप देख रहे होंगे, खाज हो गया, यह सब आपका कवक जनित रोग हैं। अब जो एथलीट फुट है दोस्तों, इसे हम हाथी पाँव के भी नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों आपका पैर जो है, पैर में सूजन आ जाता है, पैर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है। यहाँ पे हमने कवर किया संक्रमित रोग को कवर कर लिया। अब हम समझते हैं असंक्रमित रोग, जो आपके असंक्रामक रोग होते हैं उसको। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कैंसर। जो कैंसर रोग है वह आपका असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। यह कोई जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक के जरिए नहीं होता। कैंसर में दोस्तों कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उसमें असमान वृद्धि हो जाती है। जैसे आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वह उनकी प्रक्रिया होती है, वह मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन जब इसका असमान वृद्धि हो जाए तो यह आपका कैंसर का रोग धारण कर लेते हैं। इसलिए इसमें ध्यान दीजिए, कैंसर में आपका कोशिकाओं का असमान वृद्धि होती है। फिर आपका होता है मिर्गी। यह रोग का दौरा जब पड़ता है मुंह से झाग निकलता है। मिर्गी में दोस्तों आपके मुंह से झाग निकलता है, आदमी चक्कर खा के गिरने लगता है, इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। फिर आपका आता है मधुमेह। अब मधुमेह यह एक अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन की पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। मधुमेह दोस्तों आप समझिए कि मधुमेह जो रोग होता है, मधुमेह हर आदमी के अंदर होता है। जो आपका मधुमेह रोग है सभी के अंतर्गत होता है, लेकिन किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो यही कहते हैं कि मधुमेह रोग हो गया, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं कि ये शुगर का रोग हो गए। होता सबके अंतर्गत है, अंदर होता है, लेकिन किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है। जिसका लेवल से बढ़ जाएगा फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी, और लेवल से कम हो जाता है तो उसके लिए भी समस्या हो जाती है। फिर जो आपका नेक्स्ट है स्कर्वी। यह रोग विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें मसूड़े में सूजन आ जाती है, दांतों का असमय से दांत जो है टूट के गिरने लगते हैं। कौन सा रोग होने से? स्कर्वी। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सी के कारण। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जैसा कि इसके जो पहले वीडियो हमने अपलोड किया था दोस्तों, उसमें आपके जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, बी, B1, B2, B7, B12, C, D, E के सभी को हम सब अच्छे से कवर किया था। किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसके रासायनिक नाम क्या हैं, इन सब को हम सब उसमें कवर कर चुके थे। इसलिए अब यहाँ से हम सब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो कि अभी हमने जो आपको चैप्टर ख़त्म किए हैं, जो टॉपिक हमने ख़त्म किया है उसी टॉपिक से यह क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम सब समझते हैं अस्थमा बीमारी है। कैसी बीमारी है दोस्तों? पेट की है कि हृदय की है कि नाक की है कि सांस की है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अस्थमा दोस्तों आपका इसमें सांस फूलने लगती है, तो यह आपकी सांस की बीमारी है। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। ये बीमारी है क्या है दोस्तों? आपको अभी ऊपर बताया हमने, जो कि मलेरिया बीमारी है।
इसका इलाज जो है सिनकोना के छाल से कुनैन नामक दवा से किया जाता है। अगला जो आप क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग हैं कौन सा है, उसको आपको बताना है। कोढ़ है कि निमोनिया है कि तपेदिक है या फिर ये सभी है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। आपका कोढ़ भी जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, और निमोनिया भी है, और तपेदिक भी है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सब बैक्टीरिया डिजीज हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो होता है मच्छर के काटने से होता है, मक्खियों द्वारा होता है, दूषित जल और भोजन से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका पोलियो होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, वह दूषित जल और भोजन से होता है। अगला क्वेश्चन है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। जस्ट अभी हमने ऊपर चर्चा किया। ऑप्शन है काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो या टेटनेस, अंतजार, हैजा या फ्लेग। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनेस में दोस्तों आपका डीपीटी का टीका दिया जाता है। आज हमने दोस्तों आपका रोग चैप्टर को कवर किया है। अब यह वीडियो हम सब यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।